उन्होंने राजस्थान को विकास के पथ पर ले जाने का एक अच्छा प्रयास किया है। मैं कुछ लाइनों के साथ अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। चांद नहीं होता तो चांदनी रात नहीं होती, बादल नहीं बनते तो बरसात नहीं होती। ये तो सानिध्य मिला है भजनलाल जी का, वरना हमें विकास पर विकास की सौगात नहीं मिलती। माननीय सभापति महोदय, मैं सीधा बजट के कुछ विषयों पर आना चाहता हूं। मैं प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को सुन रहा था और जब कल माननीय वित्त मंत्री के द्वारा बजट भाषण हो रहा था तब मैंने विपक्षी साथियों की कुछ प्रतिक्रिया देखी और वित्त मंत्री जी लगातार बजट को पढ़ रहे थे और नेता प्रतिपक्ष और उनके पड़ोसी दोनों व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के द्वारा इस सदन को हंसी का पात्र बना रहे थे। अब मैं समझ सकता हूं कि विपक्ष कितना गंभीर है राजस्थान के विकास को लेकर। मैं महोदय निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, राजस्थान में विजन के साथ माननीय भजनलाल शर्मा जी ने काम किया। सड़कों के लिए 16,430 किलोमीटर नई सड़कों की सौगात राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता को दिया है। 27,860 करोड़ रुपए उसमें खर्च होगा। सड़क सुधार और मेंटेनेंस के और मिसिंग लिंक के लिए 2,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिए हैं। 20,000 किलोमीटर स्टेट हाईवे के प्रस्ताव हमारी सरकार ने तैयार किए हैं। 11 बीओटी सड़कों का नवीनीकरण 435 करोड़ रुपया, 15 नए आरयूबी 920 करोड़ रुपया। बारिश से जो सड़कें टूट गई राजस्थान में उसके लिए 500 करोड़ रुपया। पुलिया निर्माण और बाईपास के लिए जो 500 किलोमीटर का निर्माण होगा 2,700 करोड़ रुपया। और गांव के विकास की बात जहां तक हमारे कई विपक्ष की साथी कर रहे थे कि गांव में क्या काम हो रहे हैं, जिस गांव की ये लोग बात करते हैं, अगर ये गांव की चिंता कर रहे होते तो आज ये विपक्ष में बैठते नहीं, आज बैठे नहीं होते। लेकिन महोदय, अटल पथ बनाने के लिए हमारी सरकार ने 500 करोड़ रुपए दिए हैं और लगातार हम अटल प्रगति पथ बनाते जा रहे हैं। और मुझे एक साथी ने कहा भी था कि पेंशन अटकी पड़ी है। राजस्थान की सरकार, भजनलाल शर्मा की सरकार ने 91 लाख लोगों को 28,400 करोड़ रुपए पेंशन के रूप में दिए हैं। और ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है, मजदूरों का प्रदेश है, नौजवानों का प्रदेश है। और हमेशा किसान के नाम पर लोग राजनीति करते रहे। मुझे अच्छा लगा आज एक विपक्ष के साथी ने किसान की बात करी। मैं 2 वर्ष से सदन का सदस्य हूं। विपक्ष की ओर से 2 साल में किसान के नाम पर कोई ऐसा विषय नहीं उठाया गया और इनकी सरकार रही बहुत लंबे समय तक। 1998 में की सरकार बनी थी, इनको 2008 में अवसर मिला था, इनको 2018 में अवसर मिला था, लेकिन ये किसान की बात करते रहे, लेकिन राजस्थान के किसान का सम्मान नहीं कर पाए। अगर राजस्थान की जनता का और किसान का सम्मान सरकार ने किया, उसका नाम ही भजनलाल शर्मा सरकार है। और मैं इतना कहना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि के नाम पर हमने 10,900 करोड़ की सहायता हमने किसान भाइयों की करी है। और चिंता मत करिए, वो भी करेंगे। मैं आपकी भावना को समझता हूं, आप पर भी आ रहा हूं मैं। अभी कई विषय आपके भी आने वाले हैं। और पेयजल की योजनाओं को लेकर हमारी सरकार ने 24,000 करोड़ की पेयजल योजनाएं तैयार की है। राम जल सेतु योजना की जब बात आती है, माननीय सदस्य अभी शरण कुमार जी ने, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप और हम एक जैसे इलाके से आते हैं, जब पानी की आपके भी समस्या है और पानी की मेरे विराटनगर में बहुत बड़ी समस्या है। और मैं आपके भाव को समझ सकता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं आपको, आज इससे जब आपका विषय बोलने पर आया, अच्छा मुझे तब लगता शरण कुमार जी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की आप तारीफ करते, क्योंकि शेखावटी की सबसे बड़ी पानी की समस्या है। और सबने लोगों ने, मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि शेखावटी में ऐसे ऐसे नेता जो कई दशकों तक पानी खिलाने के नाम पर राजनीति करके चले गए, आज वो ईश्वर के पास है, लेकिन शेखावटी में पानी ला नहीं पाए। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं
क्योंकि मैं हमेशा जब भी मिलता हूं तो मुख्यमंत्री महोदय से आप पानी की चर्चा करते रहते हैं। इसलिए मैं आज ये बनता था कि सदन में आप कहते कि मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि रामजल सेतु का पानी आपके यहाँ भी आने वाला है, आपको पता है, उसकी बातचीत हो चुकी है। और साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, विपक्ष को मेरी बात बुरी लगेगी, क्योंकि आपकी सरकार थी, गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, 5 साल आपको कितना पैसा मिला? 28,000 करोड़ रुपए आपको भारत सरकार से आपको पैसा जेजेएम के लिए मिला। और जब जेजेएम की बात आती है, विपक्ष के लोग बिल्कुल मौन हो जाते हैं, बात करने को तैयार नहीं होते। आखिर में कभी कभी इस विषय पे बात कर लेनी चाहिए आप लोगों को कि राजस्थान में जो समस्या उपजी है उसका कारण क्या है, उसका दोषी कौन है, और खुला करप्शन अगर किसी के राज में हुआ तो आपके राज में हुआ, जो आज तक हमें और राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय का। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो जेजेएम का पानी भी जाएगा, रामजल सेतु लीक योजना का पानी कहां से चलने वाला है? इसरदा बांध का पानी रामगढ़ बांध में जाएगा। रामगढ़ का बांध तो पिछले बजट में मैंने भी मांग करी थी, मेरे 3 बड़े बांध थे और मेरे पड़ोसी साथी विधायक हैं। आप चिंता मत करिए, हम इस बात का प्रयास भी कर रहे हैं कि जो शाहपुरा के बांध छूट गए हैं, आप बार बार मांग कर रहे हो, हम तो सरकार से इस बात की मांग भी कर रहे हैं, जो हमारे जितने शाहपुरा के बांध छूट गए उनको जोड़ा जाना भी बहुत अति आवश्यक है। इसलिए मैं आपका समर्थन भी करता हूं। साथ साथ हमने बहुत सारे गांव में, हर घर में नल कैसे पहुंच सकता है, 6,500 करोड़ रुपए का हमने इसमें 65 गांव को हमने जोड़ने का प्रयास किया है। और बिजली की बात कोई हमारे साथी कर रहे थे कि बिजली के क्षेत्र में आपकी सरकार ने क्या काम किया, मैं बताना चाहता हूं। ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान के इतिहास में 1952 का पहला चुनाव हुआ। सारे बजट उठा के देख लेना, सरकारें आई और सरकारें चली गई। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, गांव और खेत और खलियान में रहता हूं, हमेशा मुझे इस बात की चिंता भी रहती है। अगर सबसे बड़ा राजस्थान की किसी सरकार ने एमओयू करा और उसको धरती पर उतारने का काम किया, उनका नाम भी भजनलाल शर्मा है। 2 लाख करोड़ का बहुत बड़ा एमओयू हमारी सरकार ने किया। और राजस्थान में किसान को दिन में बिजली कैसे मिल सकती है? मैं तो आप पर भी आने वाला हूं, कुछ आंकड़े लेकर आया था। रोहित बोरा साहब कहीं चले गए, हो सकता है कहीं बाहर बैठे होंगे, लेकिन हम ये तय किया, क्योंकि भजनलाल शर्मा जी जिस क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, गांव के सरपंच रहे। आज कांग्रेसियों के बाद पछती नहीं कि गांव का सरपंच रहा वो आदमी, खेत और खलियान में जन्मा, किसान का बेटा, आज राजस्थान का मुख्यमंत्री बना है। तो इनका पाचन तंत्र बड़ा कमजोर हो जाता है, रोज रोज नई नई बातें करते हैं। लेकिन मैं एक सभापति महोदय कहना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं, ये पाचन तंत्र इसलिए कमजोर है और पाचन तंत्र ठीक करने के लिए हमारे यहाँ विधानसभा में अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, उनसे राय भी लीजिए। अभी पत्तीगढ़ चूर्ण भी आता है, द्राक्षावले भी मिलता है, उससे आपका हाजमा ठीक हो जाएगा। क्यों? विकास की जब बात आती है तो आपको ये बात सहन नहीं होती। इसलिए हमने किसान को दिन में बिजली मिले। माननीय सभापति महोदय, माननीय शरण कुमार जी का बहुत सम्मान करता हूं, हमारे गार्जियन के रूप में बहुत बड़े भाई हैं, लेकिन मैं विषय रख दूं आपका। मैं जब आप बोल रहे थे तो मैं खड़ा भी इसलिए नहीं हुआ, मेरा नाम पुकारा गया था, लेकिन मैंने कहा मेरे बहुत आदरणीय श्रवण जी, राजस्थान में ऐसे बीच हमारी सरकार ने 379 सब स्टेशन लगाकर किसान को हम दिन में बिजली कैसे दे सकते हैं, और अच्छा हमें किसान का भला कैसे हो सकता है, हमारी सरकार ने इस पर विचार किया। और जयपुर शहर की कई विषय महानुभाव बात कर रहे थे, हमारे माननीय विधायक की चर्चा कर रहे थे कि जयपुर शहर में मेट्रो की चिंता करते हैं। अरे मेट्रो की आवश्यकता कहां थी? पहले ये व्यक्तिगत सुझाव था, मेरा व्यक्तिगत ये प्रश्न है, आपको मेट्रो की पड़ी थी, इतना सारा पैसा आपने मेट्रो के नाम पे खर्च किया। अगर जयपुर शहर में बड़े बड़े आपके एलिवेटेड पुलियों का निर्माण कर लेते, अच्छे अच्छे बड़े फ्लाईओवर्स बना देते, तो मैं समझता हूँ जयपुर में जो ट्रैफिक जाम रहता है उसकी समस्या से हमें निजात मिल सकता था। लेकिन मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूँ, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय ने 1,000 करोड़ रुपए जयपुर शहर में लगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ट्रैफिक सुधार के लिए कैसे काम हो सकता है, इस बजट में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारी सरकार ने देने का काम किया है। 3,000 करोड़ रुपए
शहरों को कायाकल्प होगा। अर्बन एरियाज में, ये तो मैं गांव की पहले बात कर रहा था, अर्बन एरियाज में कैसे काम होगा। इस बजट में 3000 करोड़ का की योजना हमारी सरकार ने रखा। और जो पानी भरता है, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कैसे ठीक कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए भी हमारी सरकार ने 1020 करोड़ रुपए का। लेकिन सभापति महोदय, एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस के विधायक और नेता प्रतिपक्ष बार बार कहते हैं कि आपका विकास दिखता नहीं है। अब आपकी आंखें कमजोर होगी, उसमें हमारा तो कोई दोष है नहीं। अच्छी जांच करवाइए, किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए। आपके गिलास यदि कमजोर पड़ गए हैं तो गिलास को थोड़ा बड़ा करवा लीजिए। और मैं समझता हूं कि विकास आपको दिखेगा नहीं, विकास तब दिखेगा जब आप डॉक्टरी सलाह लेंगे। मैं महोदय निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के उद्योग जगत में ऐसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं जो उद्योग के विकास को लेकर 400 करोड़ रुपए हमारे इस बजट में इन्होंने प्रस्तावित किया है। नौजवानों को रोजगार देने की बात हम लगातार कर रहे हैं। और ये पहली सरकार है माननीय सभापति महोदय कि जब किसी विषय का कैलेंडर जारी होता और कैलेंडर जारी करने के बाद भर्तियां होती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी ट्रांसपेरेंसी कोई रख नहीं सकता। हमारी सरकार खुले विचारों की सरकार है। हम विचार और विकास के लिए काम करते हैं, हमें केवल विरोध करना नहीं जानते। मैं महोदय निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में विद्यालयों के लिए जो जर्जर भवन है उनके मेंटेनेंस के लिए हमारी सरकार ने 1000 करोड़ का बजट रखा है। नौजवान के विकास के लिए जो खेलो राजस्थान यूथ गेम्स ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पर जो होने हैं उनके लिए 50 करोड़ रुपए का, मुझे एक बात वो भी याद आई। कल जब एक विषय पर हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि 35 करोड़ का हमने किसी विषय पे लक्ष्य रखा है, तो इधर से कहा गया और बहुत वरिष्ठ नेता के द्वारा कहा गया कि क्या बात है, इतनी व्यंग्यात्मक टिप्पणी। हर विषय को पैसे से नहीं तोलना चाहिए। और इसका जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूं, एक ऐसा विषय है मोक्ष वाहिनी के लिए हमारी सरकार ने घोषणा करी है। पार्थिव देह आप समझ सकते हैं, जिसके घर में अकाल मृत्यु होती है वो बेचारा जूझता रहता है, अस्पताल में जाता है, पूरा परिवार रिश्तेदार सब लोग आते हैं। अगर उस परिवार को छोटा सा सहयोग, उसको पैसों से तोला नहीं जा सकता, उसको तोला जा सकता है सम्मान के साथ। अगर हमारे मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी तो भी इनको तकलीफ होती है। ये संवेदना का काम है। मैं सभापति महोदय, बहुत सारे विषय, ट्रोमा सेवाओं पर 150 करोड़ का खर्च, मुख्यमंत्री लखपति दीदी की ऋण सीमा हमें बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करिए। और जो नौजवान अपना स्वयं का रोजगार करना चाहता है उसके लिए हमने अभी कुछ ब्याज में किफायत करके ऋण लगभग ब्याज मुक्त हमने किया है। 1000 करोड़ का प्रावधान हमने किया है। अगर मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़कों, पानी, बिजली और नौजवान को यदि किसी प्रकार का कोई सरकार संबल देने का काम करती है तो हम इतना मान सकते हैं वो राजस्थान का विकास नहीं, वो हिंदुस्तान की सरकार का, हिंदुस्तान का विकास हो रहा है। मुझे कुछ पंक्तियां याद आई, मैं चाहता हूं, विजन के साथ जब कोई काम करता है तो रास्ते अपने आप निकलते चले जाते हैं। राज्य का चहुमुखी विकास करेगा, मन में उत्साह उमंग का आभास भरेगा। यह बजट लाया है, हर चेहरे पर खुशी, दिया जहां भी रखोगे वहां प्रकाश करेगा। ये हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक विजन है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे सभापति महोदय, मैं कुछ आंकड़े साथ लेकर आया हूं। अभी मैं बहुत लंबे समय तक मैंने माननीय वरिष्ठ विधायक की बात सुनी और उस विषय पर जाना चाहता हूं। हम लगातार कह रहे थे, हमारी सरकार लगातार कह रही थी कि 5 साल बनाम 2 साल। अब यह आपको स्वीकार कैसे होगा? यह आंकड़ा कुलदीप धनखड़ का अपने घर का आंकड़ा नहीं है। ये राजस्थान की सरकार जब जो सरकार बनी उसके आंकड़े हैं और इनको मैं टेबल भी कर दूंगा। एक बार इस पर चर्चा जरूर कर लेना, इसको एक बार देख भी लेना। मैं 2 साल में जो हमने काम किए, हम लगातार कह रहे हैं जो आपने 5 साल में किए उससे ज्यादा काम हमने 2 साल में हमारी सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने किए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, नवीन सड़कों का निर्माण हमें 2 साल में खर्च किया, कितना? 7,541 करोड़ 60 लाख रुपए। इनके 2 साल का कार्यकाल 19 और 20 की चर्चा कर रहा हूं मैं। इन्होंने काम किया 1657 करोड़ 42 लाख।
यानी 2 साल में हमारे आसपास के नजदीक टिक भी नहीं पाए और इन्होंने 5 साल में 6,910 करोड़ और 50 लाख का काम कराया। यानी 5 साल में काम करने के बावजूद भी हमारे से कहीं कम रहे। ये हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री का विजन है, ये हमारा कमाल है। अब इनको सहन कैसे हो सकता है? मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, जिसमें हमने काम कितना किया? 2 साल में हमने क्या 4,178 करोड़ का काम किया। आपकी सरकार ने 935 करोड़ का काम किया और 5 साल में मात्र 3,174 करोड़ का आपने काम किया। अब तुलना कर लीजिए। ये मेरा तो आंकड़ा है नहीं, ये आंकड़े तो आपकी सरकार के, हम सब सरकारों के आंकड़े हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि जो बजट कल विधानसभा के इस प्रांगण के अंदर रखा गया, उस बजट के माध्यम से राजस्थान को और राजस्थान के आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस बजट के माध्यम से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उद्देश्य है, जिसका 2047 में ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, उस ओर राजस्थान भी उसमें अपनी विशेष भूमिका का निर्वहन करे और राजस्थान भी 2047 आते आते विकसित राज्य के रूप में राजस्थान की जनता उसका लाभ ले। उन सभी विषय को इस बजट के अंदर ध्यान दिया गया और इस बजट के माध्यम से राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। अभी मैं काफ़ी सदस्यों को सुना, विशेषकर विपक्ष के सदस्यों को, जिन्होंने अपनी पीड़ा इस सदन के अंदर रखी। पीड़ा तो उनकी ये है कि वो चुनाव हार गए हैं और इस बात की चिंता है कि आने वाले समय पर भी उनका मौका लगने वाला, दोबारा से राजस्थान की इस सत्ता में आने का मौका उनका लगने वाला नहीं है, जिसी के लिए उनकी ये चिंता जायज़ है। आपने पिछले 2 बजटों में देखा होगा, श्रवण जी थे तो कम ही बोलो थोड़ा सा। राजू थे तो देखिए, आपका भला भी हमारी सरकार ने ही किया है। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार जो यमुना समझौता कर आने वाले समय पर आपको भी पानी पिलाएंगे और आपका भी जीवन धन्य करेंगे। और आपको भी इस बात के मन के अंदर प्रशंसा है कि पिछले कई दशकों से जो उस क्षेत्र की मांग थी वो कभी पूरी नहीं हुई और अधिकतम समय आपने सत्ता का सुख भोगा, लेकिन फिर भी आप वो काम नहीं कर पाए। और आज इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय भजनलाल जी की सरकार, इस काम को पूरा करेगी। बजट के अंदर बहुत सी ऐसी बातों को रखा गया और पिछले 2 बजटों के अंदर हर एक विधानसभा को ध्यान में रखते हुए, और मैं तो प्रशंसा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की कि पिछले 2 बजटों के अंदर बिना किसी भेदभाव के, जो हमारे सरकार या हमारी पार्टी का बिना किसी भेदभाव के जनता की सेवा करना, सबका साथ और सबका विकास और सबके प्रयास के साथ में देश को आगे बढ़ाना, उस भावना को मूल रूप देते हुए पिछले 2 बजटों में हर एक विधानसभा में भरपूर कार्य दिए, चाहे सड़कों के काम हो, चाहे कॉलेज खोलने के काम हो या अन्य कोई भी कार्य जो उस विधानसभा में आवश्यक थे, उस हर एक विधानसभा में वो काम दिए। इस बजट में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने इस प्रदेश का कल्याण सुनिश्चित होना उसमें दिखाई देता है। बहुत सी बातें, सभी बातों पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस प्रकार से ऊर्जा के ऊपर हमारे राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में उसके ऊपर जो ध्यान दिया गया है वो वास्तव में अभिनंदनीय है। मैं भी जानता हूं, जब मैं पूर्व में सांसद था, कांग्रेस का शासन था राजस्थान के अंदर, बिजली आपूर्ति की तो बात छोड़िए, उस समय के अंदर अगर ट्रांसफार्मर किसी किसान का या किसी डोमेस्टिक घर का ट्रांसफार्मर जल जाता था तो महीनों महीनों तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था। और आज वो भी दिन हम देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, शुरुआत के दिनों में कुछ कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ था और सत्ता परिवर्तन के बाद में दिसंबर के बाद में जस्ट आगे ही थोड़े दिनों बाद में गर्मी का सीजन आया था। लेकिन पिछला वर्ष भी गया, पिछले वर्ष के अंदर भी हमने देखा कि जैसे जैसे सुधार आगे बढ़े
हमारे क्षेत्र के अंदर मैं जानता हूं, जब मेरे क्षेत्र में ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं हुई तो राजस्थान की 200 विधानसभाओं में भी वो समस्या उत्पन्न नहीं हुई होगी। और कहीं भी इस प्रकार की ट्रांसफार्मर की आपूर्ति में हमें लेट लपीती दिखाई नहीं दी और समय पर किसानों को ट्रांसफार्मर मिले। उसी के साथ साथ में विद्युत आपूर्ति, बिजली की जो आपूर्ति थी, किसानों की आपूर्ति थी। शुरुआत में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, समय पर बिजली नहीं आती थी, लेकिन अभी कुछ समय से ही हम देख रहे हैं कि अभी जो पीछे गेहूं की फसल का समय था, सरसों की फसल का समय था, फ़ोन आते जब हमें पता लगता है कि किसान की पीड़ा है। क्योंकि फ़ोन हमारे पास में आज से 2 वर्ष पहले भी आते थे, आज से 3 वर्ष पहले भी आते थे और वर्तमान समय में भी आते हैं। और कितनी संख्या में फ़ोन आते हैं वो हम जानते हैं। पहले में और अब में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा सुधार विद्युत आपूर्ति में भी प्रदेश को देखने को मिला है, किसानों को उसमें भी राहत मिली है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने या हमारे विजन डॉक्यूमेंट में, जो हमारे संकल्प पत्र में जो बात कही गई कि हम 2026 आते आते राजस्थान के किसानों को दिन में उनको कृषि के लिए, उनको खेती के लिए विद्युत आपूर्ति होगी। और हमें उस बात पर पूरा विश्वास है। आज राजस्थान के बहुत अधिक ज़िले ऐसे हैं जिनमें दिन में बिजली दी जाती है। कुछ ज़िले जो बाकी हैं उनमें भी आने वाले समय पर जो खेती के लिए बिजली की आपूर्ति है वो दिन में होगी। और वो हमें दिखाई होता हुआ दिखाई भी देता है, क्योंकि जिस प्रकार से सौर ऊर्जा पर, चाहे अक्षय ऊर्जा के माध्यम से हो और चाहे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो सोलर प्लांट लगे हैं जीएसएस के साथ में, उसके माध्यम से हो, इन सभी के कार्यों के माध्यम से जो उत्पादन विद्युत का हुआ है वो अभिनंदनीय है। और मेरा पूरा विश्वास है और मैं इस सदन को अवगत भी और कहना भी चाहता हूं कि आने वाले समय पर हमारे प्रदेश के अंदर उपयुक्त मात्रा में जितनी प्रदेश को आवश्यकता होगी उससे अधिक बिजली हमारा देश, हमारा प्रदेश उत्पादन करेगा। और साथ ही साथ में आज भारतवर्ष का प्रत्येक उद्योगपति राजस्थान की ओर बढ़ चुका है। राजस्थान में जो ऊर्जा, सौर ऊर्जा का जो यहाँ पर भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। और आज हम देख रहे हैं कि अनेकों MOU जो प्रदेश के बाहर जो अलग अलग राज्यों के अंदर जो उद्योग स्थापित हैं वो भी अपना प्लांट यहाँ पर अक्षय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से यहाँ पर लगाने के लिए उत्सुक है। और ये हमारे राजस्थान के लिए भी बहुत अभिनंदनीय है कि जिसके माध्यम से हमारे किसानों के चेहरे पर भी खुशी आएगी और साथ ही साथ में यहाँ पर रोजगार भी उसके माध्यम से उत्पन्न होगा। राजस्थान आने वाले समय पर देश का ऊर्जा का केंद्र बनने वाला है, जो पूरे देश को उजाले की ओर आगे लेके जाने वाला है। इस जो बजट के अंदर शिक्षा के ऊपर भी बहुत बड़ा काम इस बजट के माध्यम से हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के ऊपर हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। और चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम दोनों को मिलकर इस काम को हाथ में लेकर इसमें सच्ची भावना के साथ जुड़कर इसमें काम करने की आवश्यकता है। देखिए, हमारे जो वर्तमान है, हमारे जो बालक बालिकाएं जो स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, अगर वो हमारे बच्चे बच्चियां अच्छी शिक्षा को प्राप्त करेंगे, उनका अच्छा भविष्य रहेगा, तो हम मानते हैं कि आने वाले समय पर हमारा भी भविष्य उज्जवल होगा और हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। आज अनेकों समस्याओं के बारे में आप और हम मिलकर सब चर्चाएं करते हैं, उनके ऊपर विचार करते हैं और अपनी दुख और पीड़ा भी उनके माध्यम से उन समस्याओं के लिए यहाँ पर इस सदन के माध्यम से हम उनको उजागर करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ इन सभी समस्याओं का अगर समाधान है तो हमारी ये वर्तमान पीढ़ी जो स्कूल के अंदर अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रही है, अगर हम उसके साथ जुड़कर और उसको अच्छी शिक्षा देने का अगर काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सच्ची भावना के साथ जुड़ेंगे तो हमारा आने वाला भविष्य उज्जवल और सुनिश्चित होगा। जो आज की हमारी पीड़ाएं हैं, इनका समाधान भी हमारी ये आने वाली पीढ़ी ही निकालेगी, क्योंकि आपने और जो सत्ता का दुरुपयोग करके जो इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार की आपने जो दुकानें खोली और जिसके माध्यम से आज ये परिस्थितियां देश में उत्पन्न हुई हैं, देश में हर ओर आपकी इन कार्यशैलियों के कारण आपकी सत्ता के अंदर जो कांग्रेस शासन में सत्ताएं रही अधिकतर देश के अंदर, और जो देश के अंदर जो रूपरेखा आपने तय करी, उसी विचारधारा के लोग आपके साथ जुड़ते गए जो देश के लोगों को लूटते गए और देश को आज इस कागार पर लाकर उन लोगों ने खड़ा किया। अब अगर इसको सुधारने की और आपको ऐसा अपने देश के प्रति अपनी राष्ट्र भावना को अपने मन के अंदर धारण कर कर उसको सही करने की दिशा में अगर हम इस मंच के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाएं तो इसमें हम सब का योगदान अति आवश्यक है। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं
जिनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कमरों की कमी है। और ये सही है कि देखिए बात कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं होता है कि एक बार में ही सभी समस्याओं का समाधान हो सके। मेरा इस सदन के माध्यम से सुझाव है कि हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमारे उस गांव के रहने वाले लोग हैं, भामाशाहों के माध्यम से तो स्कूल के कमरों का निर्माण होता ही होता है, लेकिन अगर कोई रेंटल व्यवस्था के अनुसार अगर कोई भवन बना के दे और उसको एक रेंटल सुविधा, वहाँ पर एक किराए की सुविधा सरकार कैसी कोई योजना बनाए जिसके माध्यम से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा हो। उसी के साथ में बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ आंगनबाड़ी के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है, सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, जहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है, या अन्य कोई सरकारी कार्यालय जो गांव के अंदर खुलते हैं, अलग अलग चाहे पशु चिकित्सालय हो चाहे अन्य कोई सुविधाएं हो, उनके लिए वहाँ पर भूमि उपलब्ध नहीं है। और उस भूमि उपलब्ध न होने के कारण आज वो वहाँ पर भवन निर्माण का कार्य आगे नहीं बढ़ पाता है। तो मेरा इस सदन के माध्यम से सुझाव है कि जहाँ पर ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर हम उस गांव में रहने वाले नागरिकों को आमंत्रित कर सकते हैं कि वो अपने प्लॉट में अपने स्थान पर भवन बनाकर सरकार को दे, जो सरकार उसका एक रूपरेखा तय करेगी, जो उसका नक्शा और डिज़ाइन होगा उस रूप से, और उसको एक किराए पे लेकर सरकार उसको संचालित करने का काम करे। क्योंकि आप अगर सरकार खुद का भी भवन बनाती है, खुद की अगर ज़मीन और उसमें अगर कोई एक आंगनबाड़ी का केंद्र भी बनाती है तो आंगनबाड़ी का केंद्र बनाने का कम से कम खर्चा 40 से 35 लाख रुपए उसको बनाने का खर्चा आता है। इसलिए अगर उसको रेंट पर लेकर, किराए पर लेकर भी उसको संचालित किया जा सकता है और जिसके माध्यम से वो सुविधाएं उस गांव में सबको उसको सुविधाओं का लाभ मिलता है। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने इस बजट के माध्यम से हमारे तिजारा को बहुत कुछ देने का कार्य हुआ। मेरी तिजारा के अंदर जो हमारी नगर पालिका टपुकड़ा है, नगर परिषद जो तिजारा है, आज़ादी के बाद से अब तक किसी ने भी चिंता नहीं की कि नगर पालिका टपुकड़ा और नगर परिषद तिजारा के अंदर सीवरेज और ड्रेनेज की व्यवस्था हो। वहाँ पर कोई सीवरेज लाइन नहीं थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, जिन्होंने वहाँ पर 20 करोड़ रुपए वहाँ पर सीवरेज और ड्रेनेज लाइन को लगाने के लिए इस बजट के माध्यम से घोषणा की है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर धन्यवाद करता हूँ कि हमारे उस नगर पालिका के साथ साथ में हमारे भिवाड़ी के अंदर जो हमारे पार्क हैं, उन पार्कों के डेवलपमेंट के लिए भी 2 करोड़ की घोषणा इस बजट के माध्यम से हुई है। हमारे तिजारा के अंदर जैन मंदिर स्थापित है। जैन मंदिर के अंदर राजस्थान भर से भी, पूरे देश भर से बहुत बड़ी संख्या में यात्री वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी जो कि सरकारी रेस्ट हाउस के रूप में, तो वहाँ पर लगभग 2.5 करोड़ की लागत का एक डाक बंगला भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे वहाँ पर देने का कार्य किया है। मैं उनका भी इस घोषणा के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जो भिवाड़ी की एक लंबी समस्या है जल भराव की, और ये जल भराव की जैसे कांग्रेस इस देश में समस्या है, वैसे ही कांग्रेस के कारण ये समस्या वहाँ पर उत्पन्न हुई है। क्योंकि कांग्रेस शासन ने कभी भी उस समस्या पर ध्यान नहीं दिया और आते आते आज वो समस्या वहाँ पर जनजीवन को एक तरह से उसका जीवन उसमें वहाँ पर जीना दुश्वार हो गया, इस प्रकार की उस समस्या उत्पन्न हुई है। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से उस पर ध्यान देते हुए और उस जल भराव की समस्या को समाप्त करने के लिए उसमें इस बजट के माध्यम से 128 करोड़ रुपए उसमें देने का जो कार्य हुआ है, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। और मैं इस सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को भी आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारी जो वो भिवाड़ी की जल भराव की समस्या है वो 100% समाप्त होगी और भिवाड़ी के अंदर सुगम वातावरण और सुगम व्यवस्थाएं जनता को उसको भोगने का, उसको लाभ लेने का अवसर मिलेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।